क्या तुम्हें इंटरस्टेलर मूवी का वो सीन याद है जब ब्रैंड और कूपर ये तय करते हैं कि वो एक ग्रह को एक्सप्लोर करेंगे जिसका नाम मिलर्स प्लैनेट होता है, जो एक ब्लैक होल के बेहद करीब होता है। वो वहां जाते हैं ताकि ये देख सकें कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों में उन्हें एहसास होता है कि वो ग्रह बिल्कुल भी इंसानों के रहने लायक नहीं है। तो उसके बाद वो वापस लौट आते हैं, लेकिन उनकी नज़र में वो सिर्फ कुछ घंटे थे, जबकि उनके दोस्त रोमली, जिसे वो पीछे छोड़ कर गए थे, उसके लिए पूरे 23 साल 4 महीने और 8 दिन बीत चुके थे। यह सिर्फ इकलौते रोमली के साथ नहीं हुआ, बल्कि धरती पर मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि कूपर की बेटी मर्फी भी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इंटरस्टेलर फिल्म की तरह रियल में ऐसा होता है? अगर होता है, पर क्यों? स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं तुषार और चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। असल में ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन का असर होता है। इसका सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन यह है कि ग्रेविटी टाइम को स्लो डाउन कर देती है, इसलिए ब्लैक होल के पास समय धीरे धीरे गुजरता है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबसे माइंड ब्लोइंग नतीजा है। लेकिन रुको, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह तो बस वैसा ही है जैसे कोई कहे कि सेब लाल है क्योंकि वो लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका जवाब तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की लिखी गई किताब रिलेटिविटी द स्पेशल एंड जनरल थ्योरीज में है। यह एक पतली सी किताब है, लेकिन इसमें आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा तरीका समझाया है, जिसे सुनकर आपको भी मजा आएगा। एक ब्लैक होल के पास जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा, उतना ही ज़्यादा समय धीमा हो जाएगा। मतलब अगर कोई ब्लैक होल के करीब जाकर वापस आए तो उसके लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बीते होंगे, लेकिन बाकी दुनिया में सदियां बीत चुकी होंगी। आइंस्टाइन के हिसाब से समझते हैं। आइंस्टाइन पूछते हैं, ग्रेविटी आखिर है क्या? तो किसी ने कहा, ग्रेविटी तो दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण का बल है। जैसे धरती हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए सेब नीचे गिरता है और मुझे अपना वजन महसूस होता है। आइंस्टाइन बोले, क्यूट, लेकिन छोटू, ये न्यूटन का मॉडल है, मेरा नहीं। इस मॉडल में तुम्हें समझ नहीं आएगा कि घड़ी आखिर ब्लैक होल के पास स्लो क्यों चलती है। आइंस्टाइन कहते हैं, दरअसल ग्रेविटी नाम की तो कोई फोर्स ही नहीं होती। व्हाट, रियली? तो फिर आखिर ये सेब नीचे क्यों गिरता है और हम अपना वजन क्यों महसूस करते हैं? असल में जमीन हमारे पैरों के नीचे से ऊपर की तरफ तेजी से एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? तुम्हारा भी दिमाग घूम गया ना? चलो इसे आइंस्टाइन के हिसाब से ही समझते हैं। मान लो तुम एक बस में खड़े हो और बस अचानक आगे बढ़ती है, तो तुम्हें पीछे की ओर झटका महसूस होता है। उसी तरह जमीन लगातार ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, तो हमें नीचे गिरने का एहसास होता है। ग्रेविटी यही है। लेकिन एक सवाल अभी भी उठता है, अगर जमीन ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है एंड धरती तो गोल है, तो दूसरी तरफ के लोग भी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहे होंगे, राइट? इसका मतलब तो ये हुआ कि धरती फैलनी चाहिए किसी बलून की तरह, लेकिन धरती तो फैलती ही नहीं है। देन इस पर आइंस्टाइन ने कहा, भूल जाओ जो मैंने अभी कहा और चलो हम डीप स्पेस में चलते हैं। वैसे डीप स्पेस में जाने से पहले आप ये इमेजिन करो कि अगर क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी को इतना कंप्रेस किया जाए कि वो एक ब्लैक होल बन जाए। मतलब हमारी ये इतनी विशाल धरती आखिर कितनी छोटी बन जाएगी? अंदाजा लगा कर देखो। नहीं लगा पा रहे तो मैं बताता हूँ ना, सिर्फ 0.96 इंचेस। क्या मजाक लग रहा है क्या? पर यह मजाक नहीं है। हाँ, इतनी ही छोटी बन जाएगी। पर रुक जाओ, क्या इसका मतलब यह है कि ये छोटा सा ब्लैक होल उतना ही डेंजरस होगा जितना एक बड़े ब्लैक होल होते हैं? आखिर स्मॉल साइज ब्लैक होल और बिग साइज ब्लैक होल में आखिर फर्क क्या होता है? और क्या होगा अगर कोई इंसान गलती से इसमें गिर जाए? क्या वो हमेशा के लिए टाइम लूप में फंस जाएगा? तो चलो समझते हैं ब्लैक होल की इन अजीबोगरीब सच्चाइयों को साइंस की गहराइयों में जाकर।
सबसे पहले हम समझते हैं टाइम डायलेशन। मान लो अगर तुम एक घूमते हुए स्पेसशिप में हो तो उसके सेंटर के पास के लोग धीरे धीरे घूम रहे होंगे, लेकिन जो लोग किनारे पर मौजूद हैं वो बहुत तेजी से घूम रहे होंगे। स्पीड जितनी ज्यादा, टाइम उतना ही धीरे चलेगा। स्पेशल रिलेटिविटी कहती है कि स्पेस के किनारे पर घड़ी धीरे चलेगी, जबकि सेंटर पर घड़ी की स्पीड बहुत तेज होगी। चलो अब इसे ग्रेविटी से जोड़ो। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ टाइम बहुत धीरे चलता है, राइट? ध्यान से समझना। ब्रैन और कूपर ब्लैक होल के बेहद करीब थे, इसलिए उनके लिए समय धीरे धीरे गुजरा, जबकि रोमली जो ब्लैक होल से दूर था उसके लिए समय नॉर्मल गति से बीता। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, यह सिर्फ स्पेस टाइम की कन्वेंचर है, और इस कन्वेंचर के कारण टाइम अलग अलग जगहों पर अलग अलग रेट से चलता है, मतलब अलग अलग स्पीड से चलता है। इसीलिए ब्रैन और कूपर के लिए सिर्फ कुछ ही घंटे बीते, लेकिन रोमली और मर्फी के लिए 23 साल 4 महीने 8 दिन। क्या ब्लैक होल एक टाइम मशीन की तरह हो सकती है? ब्लैक होल सिर्फ टाइम को ही स्लो नहीं करता, बल्कि उसे डाइवर्ट करने की भी ताकत रखता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि हाई ग्रेविटी वाली जगहों पर टाइम एंड स्पेस दोनों मुड़ सकते हैं। इसका मतलब अगर हम ब्लैक होल के आसपास सही तरीके से घूमने का एक तरीका ढूंढ लें तो हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर लाइट की स्पीड से घूमे तो हमारी एज बढ़ना स्लो हो जाएगी, और जब हम वापस आएंगे तो फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे। कुछ हद तक यह सच भी है, लेकिन क्या ब्लैक होल के अंदर जाने से हम पास्ट में भी जा सकते हैं, या फिर हम हमेशा के लिए एक टाइम लूप में फंस जाएंगे? ब्लैक होल के अंदर जाने पर क्या होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मेनली ब्लैक होल के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, एक्रेशन डिस्क। ये ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई गैस और धूल की डिस्क होती है, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है। सेकेंड, फोटोन स्पेयर, जहाँ लाइट भी फंस जाती है और हमेशा गोल गोल ही घूमती रहती है, बिल्कुल एक लूप में। थर्ड, इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं, मतलब एक बार इसके अंदर चले गए तो बाहर निकलने का ख्याल दिमाग से निकाल ही दो, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, तुम आ ही नहीं सकते। फोर्थ, सिंगुलैरिटी। ये वो जगह होती है जहाँ पूरा मास इन्फिनाइट डेंसिटी में बदल जाता है। अब अगर ऐसे में कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए, 2 ही चीजें हो सकती हैं, ध्यान से सुनो। पहला, अगर ब्लैक होल का साइज स्मॉल है तो अंदर जाते ही इंसान स्पैगेटिफिकेशन का शिकार हो जाएगा, यानी उसकी पूरी बॉडी लंबी होकर टूट जाएगी। तुम इमेजिन करके देखो, जैसे कि कोई एक इलास्टिक हो और आखिर में वो छोटे छोटे कण में बंट जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर ब्लैक होल बहुत बड़ा है तो इवेंट होराइजन के अंदर जाने के बावजूद इंसान को कोई खास फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन स्लोली वो सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ता रहेगा, जहां वो इन्फिनिटी में विलीन हो जाएगा। पर रुको, क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि ब्लैक होल के अंदर जाने पर इंसान पूरी तरह खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है? क्या ये ब्लैक होल एक नया ब्रह्मांड का दरवाजा है? कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक नया ब्रह्मांड हो सकता है। हर ब्लैक होल में इतनी पावर होती है कि वो अपने अंदर एक नया यूनिवर्स तक बना सकता है। जब भी कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो वो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वो एक नए यूनिवर्स में पहुंच सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद हम किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल के अंदर रह रहे हैं। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्लैक होल के अंदर जाने का तो बात हो चुका, लेकिन क्या ब्लैक होल से बाहर निकलना पॉसिबल है? तो सुनो, ब्लैक होल से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी चीज इवेंट होराइजन को पार करने के बाद नहीं बच सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है, अगर कोई ब्लैक होल बहुत ज्यादा इवोपोरेट हो जाए तो में भी हो सकता है अंदर फंसी चीजें वापस बाहर आ जाएं। लेकिन ये प्रक्रिया अरबों खरबों साल में होती है, तब तक हम कहाँ जिंदा रहेंगे।
क्या ब्लैक होल तबाही का दरवाजा है या किसी अनदेखी दुनिया की चाबी? हो सकता है दूसरी तरफ कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारे इंतजार कर रही हो। साइंस हर दिन नए नए रहस्य खोल रहे हैं, लेकिन क्या वो दिन आएगा जब हम ब्लैक होल को पूरी तरह से समझ पाएंगे? क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। शायद एक दिन इन्हीं का इस्तेमाल कर टाइम ट्रेवल भी किया जा सके। आपका क्या ख्याल है? अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब तुम किसी को सिर्फ ये मत कहना कि ग्रेविटी टाइम को स्लो कर देती है, बल्कि उन्हें ये समझाओ कि ग्रेविटी टाइम को क्यों स्लो करती है। आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये नॉलेज आपको जिंदगी भर याद रहेगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।